अपना रेडियो 96.9 एफएम। संविधान कोई किताब नहीं, ये मेरी तेरी आवाज है। जो चुप को बोलना सिखाए वो भारत की पहचान है। इसने कहा सब बराबर है, न ऊंचा कोई न छोटा, हक भी दिए फर्ज भी सौंपे, यही लोकतंत्र का रास्ता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आरती स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे आज के विशेष कार्यक्रम जिसका नाम है युवाओं की नजर से संविधान। दोस्तों, आज 26 जनवरी है। आज का दिन सिर्फ एक तारीख नहीं, ये वो दिन है जब भारत ने खुद से कहा था अब हम अपने नियम खुद बनाएंगे। दोस्तों, हर साल 26 जनवरी को देश में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। ये दिन 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान को अपनाने और देश के गणतंत्र होने का प्रतीक है। अगर आसान शब्दों में कहा जाए तो 26 जनवरी 1950 के दिन जब संविधान लागू हुआ था तो हर देशवासी को नई पहचान और लोकतांत्रिक मूल्य मिले थे। 26 जनवरी 1950 के दिन जब भारत का संविधान लागू हुआ तो हमारा देश गणतांत्रिक देश बन गया। कहा जाता है कि राजतंत्र जब खत्म होता है तब गणतंत्र शुरू होता है। राजतंत्र में राज्य राजा माना जाता है और गणतंत्र में राज्य जनता का माना जाता है। आसान शब्दों में कहें, गणतंत्र का मतलब जनता के लिए जनता द्वारा शासन। गणतंत्र प्रणाली में संविधान अधिकारों की रक्षा करता है। गणतंत्र को मुख्य रूप से संविधान पर केंद्रित माना जाता है। साल 1950 में 26 जनवरी के दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। इसी दिन देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 21 तोपों की सलामी के साथ ध्वजारोहण कर भारत को पूर्ण गणतंत्र घोषित किया था। हमारा संविधान देश के नागरिकों को लोकतांत्रिक तरीके से अपनी सरकार चुनने का अधिकार देता है। ये हर देशवासी को याद दिलाता है कि इस दिन हर देशवासी को एक अलग और नई पहचान मिली थी। भारत के संविधान के मुख्य निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, जिन्हें बाबा साहेब के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने संविधान की प्रारूप समिति का नेतृत्व किया और भारत के लिए एक व्यापक और न्यायपूर्ण संविधान बनाने में अतुलनीय योगदान दिया। भारतीय संविधान की मूल प्रति यानी कि ओरिजिनल कॉपी जो है हाथ से लिखी गई थी, इसका श्रेय प्रेम बिहारी नारायण रायजादा को दिया जाता है, जिन्होंने इसे इटैलिक स्टाइल में खूबसूरती से लिखा है। इसे लिखने में उन्हें लगभग 6 महीने का समय लगा। इसके अलावा शांति निकेतन के प्रसिद्ध कलाकारों जैसे नंदलाल बोस और उनके सहयोगियों ने इसके हर पन्ने को चित्रों और बॉर्डरों से सजाया, जिसमें ये एक अनूठी कलाकृति बन गई। ये अमूल्य प्रति आज भी संसद भवन की लाइब्रेरी में हीलियम गैस से भरे खास शीशे के बक्से में सुरक्षित रखी हुई है। दोस्तों, गणतंत्र जहां सत्ता किसी एक के हाथ में नहीं बल्कि जनता के हाथ में होती है। 15 अगस्त ने हमें आजाद किया, लेकिन 26 जनवरी ने हमें अपने फैसले खुद लेने का हक दिया। और आज ये सवाल है, क्या आज का युवा संविधान को सिर्फ परीक्षा का सिलेबस समझता है या जिंदगी का आधार? संविधान 1950 में लागू हुआ, लेकिन सवाल ये है, क्या आज का युवा उससे जुड़ा है? तो आइए चलते हैं अपने कुछ युवाओं के पास और जानते हैं वो कितना समझते हैं संविधान को। तो इस विषय पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में आदर्श, चंद्रभूषण और जतिन। तो आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस विशेष कार्यक्रम में। शुरुआत हम करेंगे जतिन आपसे। जतिन, आपकी बात करूं तो आपके लिए संविधान क्या है? ये एक मोटी किताब है या आपके अधिकारों की ढाल? धन्यवाद मैम, जो आपने इतने गंभीर विषय पर और इतने देश के संविधान के ऊपर बोलने का मौका दिया। मेरे हिसाब से संविधान जो है वो एक देश की सबसे जरूरी और इस देश की संप्रभुता को बनाए रखने के लिए सबसे मुख्य रूप से लिखित दस्तावेज है। संविधान ही है जो हमारे देश को कानूनी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए संगठन के रूप में कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। और संविधान की वजह से ही हमारे देश की सभी जो विचारधाराएं हैं उसमें जिस तरीके से सबको समावेश मिला है, अल्प विकसित को, अल्पसंख्यक को, बिछड़े हुए को, इस संविधान में मैडम सब कुछ है। और ये देश का सबसे नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारतीय संविधान में जब संविधान का निर्माण हुआ तो 395 अनुच्छेद हुआ करते थे। अब ये करीबन 450 के
पार जा चुके हैं, यानी कि हमारे संविधान में ये छूट भी दी गई है कि समय के अनुसार इसमें बदलाव भी किया जा सकता है, आर्टिकल 368 के अंतर्गत। तो इससे पता चलता है कि भारतीय संविधान केवल 1950 के अंतर्गत लागू संविधान नहीं है। भारतीय संविधान वह संविधान है जो आने वाली हमारी जनरेशन के लिए समय के अनुसार उनके अनुरूप ढालने के लिए बनाए गए एक नियम और कानूनों का दस्तावेज है। भारतीय संविधान में किसी एक वर्ग को नहीं, बल्कि जितने भी वर्ग होते हैं समाज में, जो हमारे संविधान में और हम पिछले अगर इतिहास में देखें तो जितने भी वर्ण है या जातिगत व्यवस्था है उसको पूरी तरीके से नकारा गया है, इंसानियत के ऊपर जोर दिया गया है। बाद में इसमें धर्मनिरपेक्षता, अखंडता, एकता, इन सब चीजों को भी जोड़ा गया है। तो भारतीय संविधान एक तरीके से वो दस्तावेज है जो किसी भी व्यक्ति के लिए मूल विकास के लिए सबसे ज्यादा अधिक आवश्यक है। आज हम 26 जनवरी का दिन मना रहे हैं, तो आज के दिन भी संविधान को याद किया जाता है। तो आदर्श, आपकी मैं बात करूं, आपने संविधान को जो है अपनी लाइफ में स्वेच्छा से पढ़ा है या सिर्फ परीक्षा के लिए ही आप इसे एक जरिया समझते हैं? बहुत मैम आपका। तो जैसा आपने पूछा कि संविधान को परीक्षाओं के लिए पढ़ा आपने या खुद के लिए पढ़ा, तो मेरा दोनों मत होगा। सीयूटी की तैयारी करने से पहले संविधान केवल नॉर्मली जो बातें इंटरनेट के माध्यम से या कभी 10th तक जो सिविक्स पढ़ा उसमें जो सुना उसी से जान पाया था, जिसमें बेसिक चीज़ें हैं, राइट टू वोट और प्रेसिडेंट का अधिकार, प्राइम मिनिस्टर कैसे बनते हैं और इन सब चीज़ों के बारे में। लेकिन जब सीयूटी की तैयारी की तो एग्जाम के थ्रू पढ़ना शुरू किया। एग्जाम कंपलसरी था उसमें पढ़ना, कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ हमने पढ़ना शुरू किया। पर मुझे लगता है उसके बाद मेरा इंटरेस्ट डेवलप हो गया। मुझे सच में जानना मुझे अच्छा लगा कि अच्छा फंडामेंटल अगर राइट्स आपको मिले हैं तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी है आपको। तो अब ड्यूटीज़ क्या चीज़ है, राइट्स क्या चीज़ है। अब कौन जैसे आर्टिकल 32 को कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, तो वो सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। तो वो क्यों कहा जाता है, उससे क्या हमें मिलता है, या जो इमरजेंसी लगते हैं वो किस कारण से लगते हैं, वो आर्टिकल में उनका क्या दिया हुआ है। गवर्नर, मुझे बहुत कंफ्यूजन होता है गवर्नर और प्रेसिडेंट का। अगर प्रेसिडेंट है तो गवर्नर की क्या जरूरत है। तो मुझे फिर कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू समझ में आया कि गवर्नर का क्या काम है, प्रेसिडेंट का काम क्या डिफरेंस है। तो इन सब चीज़ों को मैंने उसके थ्रू जाना कि कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। और कॉन्स्टिट्यूशन एज अ जर्नलिस्ट हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए क्योंकि वही हमें राइट देता है कि हम अपनी बात को रख सके और अपनी बात को एक्सप्रेस कर सके बिना किसी हिचक के। वो हमें ये सुरक्षा भी देता है और ये अधिकार भी देता है। तो मुझे लगता है इसको वाइजली यूज़ करना चाहिए। और कॉन्स्टिट्यूशन को ऐसे भी आप, अगर कॉन्स्टिट्यूशन बहुत आसान भाषाओं में भी कई लोगों ने लिखा है, तो सबको कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक ज्ञान तो होना ही चाहिए। बिल्कुल, आपने दोनों नज़रिए से कहा। एक तो आपकी पढ़ाई की बात करें, आप जर्नलिज्म के स्टूडेंट हैं, तो जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स को तो कहते हैं कि हर चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। और वैसे भी हमें कहते हैं कि कभी कभार कई सवाल हमारे मन में आते हैं कि ऐसा क्यों है, फिर हमें उसके पीछे का रीज़न जाना भी बहुत ज़रूरी होता है। और ऐसे ही संविधान की बातें हैं, कुछ बातें होती हैं, कुछ अधिकार होते हैं जिनके बारे में चर्चा होती है कि ये क्या है, कैसे हम इस राइट्स के लिए जो है लड़ाई लड़ सकते हैं। तो ये सब बातें तभी पता चलती है जब उसके बारे में हम अच्छे से पढ़ाई करते हैं। चंद्रभूषण, आप पे आती हूँ। चंद्रभूषण, आप मुझे ये बताओ कि हम सबको अपने अधिकार याद है, जैसे कि बोलने की आज़ादी, बराबरी का हक, धर्म की स्वतंत्रता, लेकिन कर्तव्य, अगर आपकी बात करूं, आपको कोई मूल कर्तव्य जो है याद हैं? सर्वप्रथम तो मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं कि आपने इस विशेष दिन पर मुझे आमंत्रित करा, क्योंकि बड़ा ही महनीय विषय है हमारा संविधान। और ये जो 77वां गणतंत्र दिवस आज हम मना रहे हैं, जिसकी थीम आज वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पे जो ये आयोजित हो रहा है, उसी के साथ मुझे ऐसा लगता है कि संविधान जो है हम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक ऐसी रूल बुक है जिसको फॉलो करना, और जिसमें हमारे लिए जो राइट्स दिए गए, जो हमें अधिकार मिले हैं और जो कर्तव्य है, वो बहुत ही हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान होने के बाद जिस तरीके से आपने पूछा कि कुछ कर्तव्य जो मुझे याद है, ये मेरे देश के प्रति मेरा प्रेम हो सकता है, ये मेरे देश के प्रति मेरा लगाव हो सकता है, ये मेरी मातृभूमि के प्रति मेरा आत्मीयता हो सकती है कि अगर मैं सिग्नल पर खड़ा हूँ और मैं वहाँ नहीं रुका तो ये मेरे देश के प्रति मेरा उल्लंघन होगा, उसके बताए गए कर्तव्यों का उल्लंघन होगा। अगर देश का कहीं भी मुझे नेशनल एंथम सुनाई देता है और मैं अगर खड़ा नहीं होता हूँ, तो वो मैं अपने देश के प्रति सम्मान नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने देश के राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान नहीं कर रहा हूँ। तो ये कुछ कर्तव्य होते हैं, जैसे हमारे मूलभूत संस्कार होते हैं जो हमारे माता पिता हमें देते हैं, वैसे ही हमारे माता पिता भी सिखाते हैं, और हमारा समाज और हमारा संविधान ही हमें सिखाता है कि हमें हमारे देश के लिए क्या मूलभूत कर्तव्यों का पालन करना जरूरी और आवश्यक है। जतिन, आप पे आती हूँ मैं, और जतिन आप मुझे बताएं, क्या आपको लगता है कि संविधान आज के डिजिटल सोशल मीडिया वाले दौर में भी उतना ही ज़रूरी है, और क्यों? मुझे लगता है मैम, चाहे टेक्नोलॉजी कितनी बदल जाए, भारतीय संविधान हमेशा प्रासंगिक रहेगा और वो हमेशा जरूरी रहेगा।
क्योंकि भारतीय संविधान में केवल और केवल एक तरीके से मौलिक अधिकार ही नहीं है, संविधान का हर एक आर्टिकल आपको जिस तरीके से आपको आजादी दे रहा है, वो आपको सरकार चुनने की आजादी दे रहा है, आपको सवाल पूछने की आजादी दे रहा है। उसके अलावा इसमें देखा जाए तो आपको कहीं भी निवास करने की आजादी दे रहा है। इसके अलावा आपके नागरिकता की आजादी दे रहा है। इसके अलावा किस तरीके से अगर बात करें मैडम, तो सरकार जो है वो 3 चीजों से मिलकर बनती है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका का काम होता है कार्य करने की, किस तरीके से काम होगा उस पे नियम को पास करना। विधायिका का काम होता है नियम को बनाना और न्यायपालिका का काम होता है नियमों को लागू करना। अगर ये तीनों में से कोई भी एक अंग सरकार के लिए सही तरीके से काम नहीं करेगी तो देश नहीं चलेगा। लेकिन इन तीनों चीजों को एक चीज से जोड़ा जाता है, वो है संविधान। चाहे डिजिटल आ जाए, चाहे आने वाले समय में कितनी भी औद्योगिक क्रांति आ जाए, कितनी भी तरीके से नई नई टेक्नोलॉजी आ जाए, ये हमेशा रहेगा कि किसी भी तरीके से भारतीय संविधान वो संविधान रहेगा जो समाज को दूसरे समाज से बांध के रखेगा और टेक्नोलॉजी को भी समाज से बांध के रखेगा। आज हम देखते हैं कि इंटरनेट के माध्यम से लोग जो हैं वो सरकार से बहुत ज्यादा सवाल पूछ सकते हैं। तो मैं कहूंगा कहीं ना कहीं मैडम आर्टिकल नंबर 19 का जो आर्टिकल नंबर 1 का ये है अभिव्यक्ति की आजादी, तो टेक्नोलॉजी ने अभिव्यक्ति की आजादी को और मजबूत किया है। अगर मैं बोलूं कि मैम 2005 में जो आरटीआई एक्ट आया, टेक्नोलॉजी के माध्यम से आरटीआई एक्ट और ज्यादा मजबूत हुआ है। उसके अलावा मैं बोलूं शिक्षा का अधिकार, तो शिक्षा के अधिकार और ज्यादा टेक्नोलॉजी आने से मजबूत हुआ है, क्योंकि हम देखते हैं विविध भारती जो है वो नए नए प्रकार के चैनल जो है वो लॉन्च करता है। और फिर वो डीडी फ्री डिश, अगर हम बात करें सरकार की तरफ से जो चलाई जाती है फ्री टू एयर चैनल्स जो होते हैं, वहां पे हम देखते हैं कि मैम जो बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए स्कूल में, वही पढ़ाया जाता है टीवी पे। तो यानी कि अगर आप स्कूल में पढ़े और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप घर पे बैठकर भी सीख सकते हैं। उसके अलावा हम और देखते हैं कि मैम इंटरनेट में जिस तरीके से नए नए रेवोल्यूशन आ रहे हैं, चाहे इंटरनेट फ्री होने की वजह से जिस तरीके से अब आधार कार्ड अपडेट है, पहले हम लाइन में लगते थे, कितना होता था, अगर इसे अनगिनत तरीके से गिनवाया जा सकता है। बिजली का बिल हो सकता है कि बिजली का बिल भरने के लिए पहले हम जाना पड़ता था, पानी का बिल हमें भरने के लिए जाना पड़ता था। लेकिन किस तरीके से टेक्नोलॉजी आने की वजह से संविधान का एक दायित्व तो बढ़ा ही, और संविधान ने कितने बखूबी से उसे निभाया और हमारे अधिकारों के बढ़ते हुए दायरे को कितने अच्छे से संभाला। अभी हम देखें कि अभी हाल ही का एग्जाम्पल ले लेते हैं, अरावली लेकर जो हुआ, सरकार को जो भी मैसेज पहुंचाना था, जो भी अरावली के बारे में एक जनता का पक्ष था, एक सरकार का पक्ष था, जनता कह रही थी कि ऐसा नहीं है वैसा है, सरकार कह रही थी ऐसा नहीं वैसा है, लेकिन टेक्नोलॉजी ने कितना अच्छा काम करा कि जनता को जो भी सवाल पूछना था सरकार से, जनता ने रेज करे। सरकार के मंत्री भूपेंद्र पटेल जी ने कितने अच्छे तरीके से उसे आकर मीडिया में बताया और गांव के हर एक तबके तक पहुंच गया। या फिर प्रधानमंत्री मोदी जी की मन की बात, तो एक तरीके से ये समय तो है कि भारतीय संविधान को जनता से इतने अच्छे तरीके से जोड़ रहा है टेक्नोलॉजी, तो कितना कुछ भी आ जाए संविधान हमेशा रिलेवेंट रहेगा। बिल्कुल सही कहा, ऐसे बहुत से उदाहरण देखने को मिलते हैं और सरकार द्वारा भी कई नीतियां जो है लागू की जाती हैं और कई योजनाएं हैं वो चलाई जाती हैं, तो वो योजना लोगों तक आसानी से पहुंच सके, इसका जरिया जो है इंटरनेट है। इंटरनेट के माध्यम से लोग घर पर बैठे बैठे ही उसमें अप्लाई कर सकते हैं और ऐप है, ऐप के जरिए भी बहुत सी चीजें जो है सॉर्ट आउट होती है। आदर्श, मैं आप पे आती हूँ। आदर्श, आज हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। गणतंत्र का मतलब होता है जनता के लिए, जनता द्वारा शासन। जनता द्वारा जो है अपने प्रतिनिधि को चुना जाता है और ये प्रक्रिया तब होती है जब वोट दिया जाता है। तो आपकी मैं बात करूं, क्या वोट ना देना भी संविधान के प्रति गैर जिम्मेदारी है? जी मैम, बिल्कुल। वोट जो है ना हमारा मौलिक अधिकार है, एक तो कि हमें वोट देना चाहिए, और वोट ना देने से एक कोट है कि आप अगर वोट, अच्छे लोग वोट नहीं देते हैं तो बुरे लोगों को सिस्टम में लाते हैं। तो इसको हमेशा जहन में रखना चाहिए और लोगों का अधिकार है कि आप वो वोट दें, क्योंकि आप वोट से ना केवल एक सिस्टम को नहीं चुनते हो, आप उसको चुनते हो जो आपको गवर्न करने वाले हैं। आप भी उन्हीं के बनाए हुए रूल्स को, उन्हीं के बनाए हुए सिस्टम को आपको फॉलो करना है। तो आपको ऐसे किसी को चुनना है जो आपके समस्याओं का नब्ज जानता हो। जैसे एमएलए चुनते हैं तो उनको अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में मालूम रहता है कि यहाँ कौन कौन सी समस्या हैं, गाँव की समस्याओं के बारे में मालूम रहता है। पंचायत सिस्टम है, वहाँ ग्राम प्रधान को चुनते हैं तो उनको पता रहता है वहाँ की समस्याओं के बारे में। तो हम ऐसे व्यक्ति को चुनना चाहते हैं जो वहाँ की समस्याओं के बारे में जाने। तो वोट देने से आप वैसे व्यक्ति का चुनाव आसान कर सकते हो। वोट देने में मुझे सबसे इंटरेस्टिंग ये लगता है कि वोट देने में ना कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया गया था। ऐसा नहीं किया गया था कि महिलाओं का वोट का कम आंका जाएगा या मर्दों के वोट को ज़्यादा आंका जाएगा, या कोई अगर बड़े ओहदे पे हैं तो उनके वोट का महत्व ज़्यादा होगा और जो छोटे ओहदे पे उनको वोट देने का अधिकार ही नहीं दिया जाएगा। ऐसा नहीं किया गया था। और पिछली बार भी हमने जब वोट पे बात की थी तो एक बात सामने आई थी कि बाकी जितने भी देश है वहाँ पर वोट देने का अधिकार महिलाओं के लिए बाद में आया, लेकिन भारत के आज़ाद होते ही जो वोटिंग, पहला वोट 1952 में पड़ा, वो सब ने, महिलाओं ने, पुरुषों ने, सब ने किया।
और इनफैक्ट एक किताब है इंडिया आफ्टर गांधी, भारत गांधी के बाद, जो रामचंद्र गुहा के द्वारा लिखी गई है, उसमें दूसरा तीसरा चैप्टर है जो वो बहुत आसानी से समझाता है कैसे वोट देने के समय में लोगों को ये सिखाया जाता था कि कतार में कैसे खड़े रहना है। ये बेसिक चीजें लोगों को सिखाई जा रही थी कि कतार में कैसे खड़े रहना है, और उस वोट के लिए कितनी स्ट्रगल की गई है, सेनाओं को कितना स्ट्रगल करना पड़ा था, कितने टीचर्स थे जो भी बूथ अधिकारी थे उनको कितना संघर्ष करना पड़ता था ताकि वोट दिलवा सके। तो सभी नेताओं को भी और लोगों को भी मालूम था कि वोट का बहुत इंपॉर्टेंस है। धीरे धीरे ईज ऑफ लाइफ जैसे जैसे बढ़ रहा है तो वोट को लोग फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि कोई ना कोई चला जाएगा देने के लिए, या हम नहीं जाएंगे तो क्या होगा, हम नहीं जाएंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा, और हम अगर नहीं जाएंगे तो डिक्टेटरशिप में भी पहुंच जाएगा भारत। कई देश पहुंच गए जहां पे लोगों ने सोचा कि वोट देने से क्या होता। तो अब भारत में एक और प्रॉब्लम है कि यहाँ पर लोग पलायन भी बहुत ज़्यादा करते हैं। तो हमें लगता है कि जैसे इंडिया से बाहर यूरोप में या अमेरिका में व्हाट्सएप या इंटरनेट के थ्रू भी वोट देने का रास्ता खुलता है, तो वो इंडिया में भी वो सारे सिस्टम्स आने चाहिए। इनके भी ड्रॉबैक्स है, उन ड्रॉबैक्स को समझने के बाद उस सिस्टम को इंडिया में लाया जाए ताकि वोट देने का जो प्रोसेस है ना उसको आसान किया जा सके। वो जटिल प्रोसेस है, तभी लोगों को मुश्किल हो जाता है। लोग पलायन करके 2000 किलोमीटर 3000 किलोमीटर क्यों जाएंगे वोट देने के लिए? लोगों को लगता है ये बहुत हैक्टिक काम है। हैक्टिक है भी काम वो, और सारे लोग अगर एक टाइम में ट्रैवल करेंगे तो वो सिस्टम के लिए भी, व्यवस्था के लिए भी प्रॉब्लम हो जाएगा। तो उसको और आसान करके जो है वोट के अधिकार को और सुलभ बनाना चाहिए लोगों को। आपकी मैं बात करूं पर्सनली, तो आप हमेशा वोट देने जाते हैं, और अभी आप जैसे दिल्ली के स्टूडेंट हैं, जब बिहार में जब इलेक्शन हुआ था तो उस दौरान आपने वोट दिया था या आप दिल्ली में ही थे? नहीं मैम, मैं वोट नहीं दे पाया था, मैं दुर्भाग्यवश, क्योंकि अब वही मैंने इसलिए ये मैंने अपनी समस्या के बारे में बताया कि अगर आप जो लोग बाहर रहते हैं वो कैसे वोट करें, क्योंकि उनको इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। उनको है कि हमारा बिहार में क्या सिस्टम आ रहा है, क्या चेंजेस हो रहे हैं, वो उनमें वो शामिल हो, उनमें वो भी भागीदारी बने। मगर दूरी की वजह से, कम्युनिकेशन के प्रॉब्लम की वजह से ट्रेनें रद्द हो रही थी लगातार, और इन सब समस्याओं की वजह से, या फ्लाइट कैंसिल हो रहे थे, इन सब समस्याओं के कारण मैं नहीं जा पाया। लेकिन वोट देना जो है बहुत ज़रूरी है, और वो उस अधिकार का जो है आह्वान करना ही चाहिए लोगों को। चंद्रभूषण, आप बताएं, आप वोट हमेशा देते हैं या आप कभी कभी मिस कर देते हैं कि छोड़ो क्या करना है वोट देकर? मैम, मुझे तो अभी भारत के संविधान के सौभाग्य से 2 बार वोट करने का मौका मिला है, और दोनों बार मैं चुका नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर ईश्वर हमें कुछ शक्तियाँ प्रदान करता है तो वो हमारा मूलभूत कर्तव्य है कि हम उसका पालन करें। अगर हमें भारत देश ने ये अधिकार दिया है कि हम हमारा प्रतिनिधित्व चुन सकते हैं, हम हमारे ही बीच में से किसी को हमारी समस्याओं के लिए ऐसा कोई नेता, ऐसा कोई जन सेवक चुन सकते, क्योंकि वो जन सेवक ही है, क्योंकि वो हमारे लिए कार्य करने वाले लोग हैं। इसीलिए हम लोगों की पहला कर्तव्य यही है कि सबसे पहले जाकर हमारी पसंद का, हमारी बात रखने वाला, हमारी समस्या को उनका निवारण करने वाला, हमारे लिए आवाज़ उठाने वाले ऐसे प्रतिनिधित्व का चयन करें। और एक ये जागरूक युवा और जागरूक देशभक्त, और साथ में मैं यही कहूँगा कि जागरूक भारतीय का अधिकार और कर्तव्य है जिसका उसे पालन करना चाहिए, और ज़रूर वोट करना चाहिए। बिल्कुल, अपने अधिकार और कर्तव्यों का पालन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितिन, आप पे आती हूँ और आप मुझे बताएं, क्या कभी आपने महसूस किया है कि संविधान ने आपकी ज़िंदगी में सीधे तौर पर आपकी रक्षा की हो? ये कई बार लगता है, ऐसा नहीं है कि ये कभी एक क्षण भी हमें ऐसा ना लगता हो कि संविधान ने हमें यार ये रक्षा नहीं करी है। अब देखिए, किसी भी तरीके से अगर आपके साथ समाज में अन्याय हो रहा है तो आप सीधा सवाल कर सकते हैं। अभी आदर्श भाई ने भी बोला था कि जो आर्टिकल नंबर 32 है संविधान के, जो मौलिक अधिकार के भाग 3 के आर्टिकल नंबर 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है, जिसे बाबा साहब ने संविधान की हृदय व आत्मा कहा है। ये इस तरीके से मान लीजिए कि मैडम, अगर किसी बच्चे को, एक बच्चा अपने बाप से जिद कर रहा है, अपने पिता से जिद कर रहा है कि उसे मेला देखने जाना है, और पिताजी ने उसे बहुत सारे रुपए दे दिए, लेकिन उस पर बोल दिया कि आप ये पैसा खर्च नहीं कर सकते, तो उस पैसे की कोई वैल्यू नहीं हुई। आर्टिकल नंबर 32 उसी तरीके से मैडम कि आपको सारे के सारे मौलिक अधिकार तो दे दिए, लेकिन मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए कोई अधिकार नहीं दिया कि आपको मौलिक अधिकार तो है कि आप ये कर सकते, ये कर सकते, ये कर सकते, ये कर सकते, लेकिन शोषण होगा तो क्या करेंगे? आर्टिकल नंबर 32 वो करता है कि अगर आपके खिलाफ कभी शोषण हुआ है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, यानी कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं। तो भारतीय संविधान जो है आपको केवल एक समय नहीं, हर क्षण आपको उसकी बेसिक शुरुआत देखें तो हमारे स्कूली शिक्षा से शुरू होता है कि किस तरीके से आर्टिकल नंबर 21 के ए में जो मौलिक अधिकार है, वहां हमारे यहाँ पे शिक्षा का अधिकार दिया गया है, यानी कि आप पहली से लेकर 8वीं तक और 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक आपको फ्री और मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। अभी चंद्रभूषण ने भी बोला था मैडम कि हमारे मौलिक कर्तव्य, हमारे संविधान में पहले 10 मौलिक कर्तव्य हुआ करते थे। 1986 में हमारे यहाँ पे जो बाद में एक और मौलिक कर्तव्य जो बाद में ऐड किया गया
वो किया गया शिक्षा का कर्तव्य, यानी कि शिक्षा आपका अधिकार भी है और शिक्षा आपका कर्तव्य भी है। तो किस तरीके से भारतीय संविधान के निर्माण को, भारतीय संविधान को जिस तरीके से बनाया गया है, आपके पैदा होने के साथ ही उस जीवन में शुरुआत हो जाती है। अगर हम इसमें जोड़े तो ये भी है कि आपको एक राज्य जो है, एक आपके शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, जैसे अभी हमने बोला था अधिकारों का बढ़ता हुआ दायरा, कि पहले रोटी कपड़ा और मकान था, लेकिन भारतीय संविधान में रोटी कपड़ा मकान के साथ अब सूचना का अधिकार 2005 में, फिर शिक्षा का अधिकार 2002 में, फिर किस तरीके से आपको पानी का अधिकार है, फिर किस तरीके से आपको स्वच्छ हवा का अधिकार है, फिर किस तरीके से आपको स्वच्छ जीवन का अधिकार है। तो इसे हम कहते हैं अधिकारों का बढ़ता हुआ दायरा। आपने शुरू कहां से करा था कि एक देश जो 1950 में रोटी और कपड़ा के लिए मोहताज था, लेकिन उसने अपना दायरा इतना बड़ा कर लिया है कि आप सरकार से अब कहते हो कि हमें आवास भी दो, हमें स्वास्थ्य भी दो, शिक्षा भी दो, पानी भी दो, हमें क्या कहते हैं इस देश में सुरक्षा भी दो, घूमने के लिए दो। तो ये सब हमें चीज मिल रहा है संविधान से। तो संविधान जब आप इस देश में पैदा हुए हैं, आप इस देश में पैदा होते ही आप इस देश के अधिकार के एकदम आपको मिल जाता है, क्योंकि आप पैदा होते इस देश के नागरिक हो, और जैसे आप इस देश के नागरिक बनते हो सरकार आपकी जिम्मेदारी लेती है। अब उसमें बहुत सारी योजनाएं, जैसे मान लीजिए कि इंद्रधनुष योजना है, माता गर्भवती है तो उसे टीका लगता है, फिर वो टीका कैरी फॉरवर्ड होता है बच्चे को, और फिर किस तरीके से पोलियो शुरू करा जाता है। तो भारतीय संविधान में किस तरीके से समाज के हर वर्ग के लिए, हम देखें तो बचपन में हमें टीका लगा, फिर हमें पढ़ाया गया, फिर नौकरी भी सरकार से मांग रहे हैं हम, एक तरीके से देखा जाए, फिर उसके बाद हम इसे कहते हैं हमारा संवैधानिक अधिकार भी है, फिर हम अगर बुजुर्ग हो गए तो हमें बुजुर्ग पेंशन भी चाहिए। तो सरकार ने किस तरीके से हर एक वर्ग के लिए कुछ ना कुछ सोच रखा है, ये केवल भारतीय संविधान में ही हो सकता था। आदर्श, आप पे आती हूँ। आदर्श, आप अपने जीवन में संविधान को कहाँ लागू करते हैं? कोई एक उदाहरण आप हमें दें। फंडामेंटल ड्यूटीज, जैसे कि जतिन ने अभी डिस्क्राइब किया फंडामेंटल ड्यूटीज को, और इससे बेहतर कोई डिस्क्राइब नहीं कर सकता था कि कितने सारे उसमें फीचर्स हमको दिए गए हैं, जहां पर हम फंडामेंटल राइट्स एक तरफ है जहां पर आपको आपके राइट्स के बारे में बात की गई है, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज वो ड्यूटीज है जो आपको निर्वाह करना है अपने देश के प्रति। तो उस ड्यूटीज में जैसे आता है कि आप कल्चर, आप अपने देश की जो सभ्यता है, आप अपने देश का जो इतिहास है उसकी रक्षा करो, आप जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है उसकी बात का पालना करो, आप अपने हेरिटेज साइट्स की रक्षा करो, आप अपने जो इन्वायरमेंट है उसको साफ रखा करो, आप एक दूसरे के कल्चर के प्रति, आप एक दूसरे के रिलीजन के प्रति एक एम्पैथी रखा करो कि वो भी सही है, हम भी सही है। ये सारे जो ड्यूटीज है, नेशनल एंथम को आप रिस्पेक्ट करो, नेशनल फ्लैग को आप रिस्पेक्ट करो, ये हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज है। तो मैं इन सब को जो है पूरी तरीके से पालन करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि इन जो भी ड्यूटीज हमें तय किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, हम उन ड्यूटीज का पालन करें। और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ये जतिन ने सही कहा था कि हम ये इंडिया में ही पॉसिबल है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के में जितने राइट्स दिए गए हैं उसका निर्वाह यहाँ होता है, क्योंकि आप अगर नॉर्डिक कंट्रीज को आपको देखोगे, ग्रीनलैंड, फिनलैंड, इन सब में टैक्स भी आप पे बहुत ज़्यादा है। टैक्स आपको 47% 42% तक आपको टैक्स देना पड़ता है सरकार को, और फैसिलिटीज़ है मगर टैक्स आपको अत्यधिक दिया जाता है, शोषण होता है लोगों का। वो शोषण यहाँ मुमकिन नहीं है। जतिन ने कहा कि बचपन शुरू होने से ही आपको टीके लगने शुरू हो जाते हैं, फिर आपके शिक्षा का भी अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। अगर आप महिलाएं हैं तो महिलाएं के लिए हर स्टेज पर आपको कोई ना कोई अधिकार संविधान के द्वारा दिया गया है। अगर आप वृद्धा आ जाते हैं तो वृद्धा पेंशन आ जाता है, रिटायरमेंट के पास आपको ग्रेचुटी फंड आता है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे संविधान के द्वारा ही तय की गई थी कि ये सारी चीज़ हमें मिले, और ये हमें मिलता है। और इसकी बहुत, संविधान की रक्षा करना और संविधान को महत्वपूर्ण समझना, ये दोनों ही भारतीय नागरिकों का कर्तव्य होना चाहिए। चंद्रभूषण, आपसे एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि आज के इस विशेष अवसर पर आप हमारे सुनने वाले श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैम, जैसा कि हमने सबसे पहले बात करी थी कि ये 77वां गणतंत्र दिवस हम लोग मना रहे हैं, जिसमें हम वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ भी है। साथ ही में आप कह रहे हैं कि मैं क्या दे सकता हूँ। हमें तो इस देश ने इतना बड़ा संविधान दिया है जिसकी वजह से आज जीता जागता धर्मनिरपेक्षता का उदाहरण है कि भारत इतनी डाइवर्सिटी के बाद भी किस तरीके से आसानी से हर चीज़ को मैनेज करके, हर किसी के धर्म का, हर किसी के लिए सबको अपनी समानता देते हुए भारत का संविधान और भारत का कानून हर किसी के लिए आगे आके कार्य करता है। उसी के साथ यही मैं देशवासियों को, भारतवासियों को, यही सभी से मेरा यही प्रार्थना रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा हम हमारे राइट्स से ज़्यादा हम हमारे कर्तव्यों का, हमारे जो कर्तव्य उनका भी पालन करने का ध्यान रखें। हम अक्सर राइट के पीछे, हम हमारे अधिकारों के पीछे आवाज़ ज़रूर उठाते हैं, लेकिन उठाना भी चाहिए और उसमें कोई गलत बात नहीं है, परंतु हमें हमारे कर्तव्यों का भी ध्यान रखना चाहिए। हम ज़्यादा से ज़्यादा एक भारतीय होने के नाते हमें हमारे कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। इसी के साथ मैं समस्त देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। तो आप सभी मेरे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हुए और आपने बहुत सी बातें साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया मैम। शुक्रिया मैम, बहुत बहुत।
दोस्तों, आज संविधान को सलाम करने का सही तरीका यही है कि हम उसे सिर्फ शब्दों में ना याद करें, बल्कि उसे अपनाएं। युवा अगर संविधान को समझ गया तो देश अपने आप ही सही दिशा में चलेगा। जरूरी है कि हम संविधान को जिंदगी में उतारें, क्योंकि जब युवा जागरूक होगा तभी संविधान सुरक्षित रहेगा, और जब संविधान सुरक्षित रहेगा तभी भारत मजबूत रहेगा। तो दोस्तों, आज के इस विशेष कार्यक्रम युवाओं की नजर से संविधान में बस इतना ही। मैं आरती लेती हूँ आपसे अनुमति, और आप सभी को गणतंत्र दिवस की अपना रेडियो 96.9 FM की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। मेरी ख्वाहिशें, मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना, अपना, बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM